हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी की क्षितिज भाग 1 उसका जो पाठ है दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में ऐसे पशुओं को कैद करके रखा जाता है जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं तथा वे वजह इधर उधर चरते रहते हैं। ऐसे पशुओं के मालिक बदले में कुछ देकर अपने अपने पशुओं को छुड़वाते हैं। हाजिरी लेने से पशुओं की संख्या की जानकारी सही सही हो पाती है। कांजी हाउस से यदि कोई पशु भाग जाए तो उसका शीघ्रता से पता लगाया जाए, इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। ऐसा है बच्चों, जो मालिक अपने पशुओं को चरने के लिए खेतों में छोड़ देते हैं कि कहीं भी जाएं और चरें और शाम को जाकर के ले आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पशु काफ़ी दूर चले जाते हैं चरते चरते और मालिक जो है उनको वापस नहीं ला पाते या ढूंढ नहीं पाते। तो ऐसे पशुओं को जो कांजी हाउस के लोग हैं वो कांजी हाउस में ले जा कर के कैद कर देते हैं और फिर वहाँ पर जा कर के जो पशुओं के मालिक होते हैं वो वहाँ से उन पशुओं को छुड़वा करके लाते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, प्रस्तुत पाठ के अनुसार लड़की की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। दोनों बैल भी सताए हुए थे, उन्हें भी प्यार की जरूरत थी। छोटी बच्ची और दोनों बैल एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में एक दूसरे से बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। नाद जो होती है बच्चों, जिसमें जो गाय भैंस होते हैं जिसमें चारा खाते हैं उसे नाद बोलते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा कटोरा टाइप का होता है, मिट्टी का बना देते हैं कुछ लोग, तो काफ़ी बड़ा, उसमें ड्रम भी रख देते हैं कुछ लोग, तो उसमें पशुओं का भूसा वगैरह डाल दिया जाता है और उसमें वो खाते हैं, उसे नाद बोलते हैं। जब मटर के खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया गया तब हीरा बचकर निकल गया था, किंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए तैयार हो गया। कांजी हाउस की दीवार टूटने पर रस्सियों से बंधा हीरा भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने पर भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। इससे ही हमें पता चलता है कि दोनों में बहुत प्रेम था। प्रश्न 4, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का सकारात्मक और सम्मान से भरा हुआ है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में भी स्त्रियों को सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर और पूजनीय स्थान देकर स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। अतः इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। प्रश्न 5, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। जब बच्चों कांजी हाउस में जो मोती है वो बार बार उसको दीवार को तोड़ता है अपने सींगों से
और उसके बाद जब कुछ जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और वो खुद बंधक बन जाता है, उस समय ये बात जो है कही जाती है। तो इसका उत्तर देखेंगे, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मोती को इस बात पर पूर्ण निष्ठा था कि अच्छे कर्म का अच्छा फल ही मिलता है। वह आशावादी प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि इस कैसे वह मुक्त हो सकता है। प्रश्न 6, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दिन भर दोनों बैलों के काम करने के बाद भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था, पर ज्यों ही उस छोटी सी लड़की द्वारा प्रेम से एक रोटी दी जाती थी, उनका रोम रोम खिल उठता था। अर्थात वो उनके शरीर का एक एक रोम बहुत ही खुश हो जाता था। वो बहुत खुश हो जाते थे, प्रसन्नता से उनका हृदय भर जाता था। एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि अवश्य मिल जाती थी। यहाँ मनुष्य और पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया, अर्थात मनुष्य और पशुओं के बीच आत्मीय का अपनेपन का जो संबंध है वो स्पष्ट किया गया। हीरा और मोती को उस छोटी सी लड़की से आत्मीय लगाव हो गया था। प्रश्न 7 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रताड़ना से तात्पर्य है बच्चों, जब किसी को मारा जाता है या उसे दुखी करा जाता है तो उसे प्रताड़ना कहते हैं। हीरा और मोती अपने साथ हुए शोषणों के खिलाफ निरंतर लड़ते रहे, परिणाम स्वरूप उन्हें प्रताड़ना भी सहन करना पड़ा। अपने मालिक झूरी के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक था। दोनों गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, परंतु मालिक की खुशी के लिए वे गया के साथ जाने को तैयार हो जाते थे। गया कौन है बच्चों? यहाँ पर गया है झूरी का साला। गया जो है वो झूरी के साले का नाम है। यहाँ पर गया का व्यवहार हीरा और मोती के प्रति ठीक नहीं था। वह उन्हें दिन भर भूखा रखकर पूरा काम करवाता था, ऊपर से उन पर लाठी भी बरसाता था। पशुओं के प्रति मनुष्य का यह व्यवहार न्यायोचित नहीं है, अर्थात यह न्याय नहीं है। जब हीरा और मोती से रहा नहीं गया तो वे विद्रोही बन गए, अर्थात उन्होंने विरोध कर दिया। ऐसा होना भी स्वाभाविक था। आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। स्वतंत्रता हर किसी को प्यारी है। अंततः दोनों बैलों ने रास्ते में आए हर कष्टों को दृढ़ता पूर्वक सामना करके ये बता दे कि हार ना मानना ही सबसे बड़ी जीत है। प्रश्न 8, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, जी हाँ, यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। किसी भी जीव को पराधीनता स्वीकार नहीं होती। पराधीनता का मतलब है बच्चों, जब आज़ादी छिन जाती है और जब हम किसी की कैद में रहते हैं। पराधीनता अर्थात दूसरे के अधीन, दूसरे के अंडर में रहना, फिर चाहे वह पशु हो या मनुष्य। चूंकि प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्वक लेखक रहे हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में भी स्वतंत्रता प्राप्ति की गुहार तथा शोषणों के विरुद्ध संघर्ष दिखाई देता है। प्रस्तुत कहानी से भी यही वेदना प्रस्फुटित होती है, अर्थात वेदना प्रस्फुटित का मतलब है वेदना दिखाई देती है। प्रेमचंद ने साहित्य के को माध्यम बनाकर अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को व्यक्त किया है। इस कहानी से उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर संघर्ष अर्थात लगातार, निरंतर का तात्पर्य है बच्चों लगातार संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित मनुष्यों का धैर्य टूट गया था, जिसकी परिणति स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी, तत्पश्चात लंबे संघर्ष के बाद हम आजाद हुए थे, ठीक उसी प्रकार बैलों को गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा था। आक्रोश से तात्पर्य है बच्चों गुस्सा।
प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। का अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो उत्तर देखिए इसका, हीरा और मोती गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा लगता था या होता था, ऐसा प्रतीत होता था, मनुष्य स्वयं स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है। श्रेष्ठ का मतलब है सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। खा देखिए, उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो खा देखेंगे, गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देख उसी घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे जाती थी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। प्रश्न 10 देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूखा सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि का गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। खली से तात्पर्य बच्चों जो भूसे में मिलाकर के एक पदार्थ होता है, जिसे सरसों देखा होगा, सरसों का दाना। जब सरसों के दाने से तेल निकाल लिया जाता है तो पपड़ी सी बचती है, उसको सरसों की जो सूखी पपड़ी होती है वो बच जाती है, उसे खली बोलते हैं। वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घा उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर के आगे निशान लगाइए। तो उत्तर है इसका गा। वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि हीरा और मोती जो थे वो ये सोचते थे कि उनके मालिक झूरी ने गया को बेच दिया है, इसलिए वो गया के किसी भी ऑर्डर को सही से नहीं मानते थे। मतलब गया जैसा कहता था वो वैसा करते ही नहीं थे। प्रश्न 11 देखिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार स्पष्ट करें। उत्तर, हीरा और यहाँ पर बच्चों ये मीता लिखा हुआ है, ये मोती है, इसको मोती कर लीजिएगा। ये मोती, हीरा और मोती को गया के घर से लेकर कांजी हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे शोषण को अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पीटे जाते हैं तथा अंततः कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्हें बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना ही पड़ता है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उसका विरोध करना है। इसके शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता। प्रश्न 12 देखेंगे, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? उत्तर, दो बैलों की कथा या कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। प्रकट रूप से यह कहानी दो बैलों से संबंधित है, लेकिन प्रतीक रूप यह आज़ादी के आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। ये अर्थात यहाँ पर जो लेखक है प्रेमचंद जी हैं, वो दोनों बैल जो हैं संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। अर्थात जो भारतीय हैं उन लोगों को प्रेमचंद जी ने दो बैलों की तरह दर्शाया है। सॉरी बच्चों, ये अपने देश झूरी के घर में बहुत प्रेम
करते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई देश पसंद नहीं। दूसरे देश में रहना उन्हें बंधन जैसा जान पड़ता है, इसलिए वे स्वदेश के लिए हर संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते उनके अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे हर मुसीबत में संगठित अर्थात एकत्रित होकर लड़ते हैं, इसलिए हर बाधा पर विजय पा लेते हैं। अंत में वे काल कोठरी में कैद कर दिए जाते हैं। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उनकी क्रांतिकारी भावना नष्ट हो जाए, परंतु वहाँ भी वे अन्य कैदियों के कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश आता है। संयोग से उन्हें अपना देश पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी संकेत में स्वतंत्रता संग्राम की कथा कहती है। प्रश्न 13 देखेंगे। बस इतना ही काफ़ी है, फिर भी जोर लगाता हूँ। ही मैं वाक्य में उत्तर देखिए। बस इतना ही काफ़ी है, फिर भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। निपात युक्त 5 वाक्य। निपात बच्चे जैसे ये ही आ गया, यहाँ पर ही लिखा है, तो इसमें कहानी के अंदर 5 वाक्य ऐसे हों जिसमें ही, निपात का मतलब है कोई किसी बात को जब हम और ज़्यादा दबाव दे करके कहते हैं। जैसे पहला है, एक ही विजय से उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही, ये है निपात, मतलब एक ही। दूसरा देखेंगे, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। नंबर 3, आह सम्मान की व्यथा तो ही उस पर मिला सूखा भूसा। नंबर 4, हाँ सांड ही है ही। नंबर 5, अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। ग्रास का मतलब टुकड़े खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ये निपात वाले 5 वाक्य हैं जिसमें ही आया है। अर्थात निपात से मतलब है किसी बात को जब हम थोड़ा सा जोर दे करके कहते हैं। अगला देखेंगे, भी निपात। अगर मतलब जिन वाक्यों में भी आया हो, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। नंबर 2, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। नंबर 3, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। नंबर 4, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। 5, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। प्रश्न 14 देखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनके भेद जो हैं वो बताने हैं हमें। पहला है का, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। तो जो पहला जो वाक्य है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत हुए उठे, तो मिश्र वाक्य मतलब जो पहला वाला है वो है मिश्र वाक्य है उसका उत्तर। अब देखिए इसमें जो उपवाक्य है वो कौन सा है, मुख्य उपवाक्य है, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हुए उठे। और गौण उपवाक्य है दीवार का गिरना, अर्थात जो ये दीवार का गिरना की था जो है वो है गौण उपवाक्य। आप देखिए, सहसा एक डड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो इसका उत्तर है मिश्र वाक्य। उपवाक्य कौन सा है, सहसा एक डड़ियल आदमी आया। ये देखिए, सहसा एक डड़ियल आदमी आया, ये तो है उपवाक्य। और गौण उपवाक्य कौन से, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। अब गा देखेंगे, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो इसका गा का उत्तर देखेंगे, मिश्र वाक्य है ये भी।
मुख्य उपवाक्य हीरा ने कहा और गौण उपवाक्य गया के घर से नाहक ही भागे। घा देखिए, मैं बचूंगा तो बिकेंगे, तो मिश्र वाक्य है, ये भी मुख्य उपवाक्य है तो बिकेंगे। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पर ये आपको बताया गया है मिश्र वाक्य और उपवाक्य, उपवाक्य है मतलब जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। तो जो गौण उपवाक्य है दीवार का गिरना, अर्थात दीवार का गिरना था कि सभी अधमरे पड़े हुए जानवर चेत होकर उठ भाग खड़े, मतलब जो ये वाला सेंटेंस है ये किसके ऊपर आश्रित है, ये दीवार के गिरने पर आश्रित है, इस तरीके से। तो घा का है गौण उपवाक्य, कौन सा है, मैं बेचूंगा, अर्थात ये कब बेचे जाएंगे, मिश्र वाक्य है घा का, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो ये तो हो गया उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, और मैं बेचूंगा ये हो गया गौण उपवाक्य। अब जो रहा है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, तो इसका उत्तर है मिश्र वाक्य है, ये भी मुख्य उपवाक्य है, मैं बेमारे ना छोड़ता, कब नहीं छोड़ता, ये गुण उपवाक्य है, अगर वह मुझे पकड़ता। देखिए बच्चों, ये मिश्र वाक्य, उपवाक्य और गौण उपवाक्य आप आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे कि कौन सा वाक्य किसके ऊपर आश्रित है। अर्थात जैसे ये मैं बेमारे ना छोड़ता, कब ना छोड़ता, अगर वह मुझे पकड़ता, तो ये जो वाक्य है ये मुख्य वाक्य है, मैं बेमारे ना छोड़ता, और गौण उपवाक्य ये है, अगर वह मुझे पकड़ता। प्रश्न 15 देखेंगे। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थात जो मुहावरे आपकी कहानी में दिए गए हैं, इसमें 2 बैलों की कथा में, उसमें से 5 मुहावरे छांट करके आपको अपने शब्दों में प्रयोग करने हैं। तो पहला है जी तोड़ काम करना, फैक्ट्रियों में मजदूर को जी तोड़ काम करना पड़ता है, जी तोड़ करने का मतलब है खूब मेहनत से। दूसरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय वीरों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है आप किसी को ऊंचा बढ़ चढ़ करके जवाब देना। तीसरा है टाल जाना, पहले वह मदद करने का आश्वासन देता रहा पर जरूरत के समय टाल गया। चौथा है जान से हाथ धोना, युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें हजारों जवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मतलब जान गंवा देना। सातवां है 9-2-11 होना, चौकीदार को आता देखकर शरारती बच्चे बगीचे से 9-2-11 हो गए, ये है सातवां। तो बच्चों ये थे आपके मुंशी प्रेमचंद जी के 2 बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।